स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और कल हम कंप्लीट कर चुके थे 75 क्वेश्चन। आज 76 से लेकर 150 तक कवर करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग UPPCSJ 2023 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि 12 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए लॉ का पेपर 2003 से लेकर 2018 तक के सारे पेपर्स को देख रहे हैं, यानी कि उनका सॉल्व्ड पेपर्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। ठीक है, 76 से हम आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है। संपत्ति का अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा किया जाता है, तो ये तो ठीक है, सही है। ये संपत्ति का अंतरण सामान्यतः एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को किया जाता है। यस, बिल्कुल, ये भी ठीक ही है। थर्ड कह रहा है कि उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण बिना लिखे भी किया जा सकता है। तो यस, बिल्कुल किया जा सकता है। संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जहां अंतरण अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रवर्तित होगा। तो ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। गलत ही आपको बताना था। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। धारा 5 कहती है, मतलब धारा 5 इसकी डेफिनेशन को बताती है संपत्ति के अंतरण को। और धारा 5 के अनुसार संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा स्वयं को और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों के वर्तमान में भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है। धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अव्यक्त अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स इनमें से कौन सा नहीं है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम वुमेन का जो क्लेम होता है अनपेड डॉर के लिए, तो वो यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है पूछा है, सॉरी। मुस्लिम वुमेन का क्लेम अनपेड डॉर के लिए ये एक एक्शनेबल क्लेम है। राइट, और कौन कौन से यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम होते हैं वो भी देख लीजिए। धारा 3 में दे रखे हैं TP एक्ट की में, तो कौन कौन से वो सब देख लीजिए। बकाया किराए की राशि के लिए दावा, भविष्य में होने वाले किराए के दावे, जीवन बीमा कंपनी से बीमा प्राप्त करने का अधिकार, फर्म विघटन पर भागीदार का हिसाब मांगने का अधिकार, मुस्लिम महिला का दत्त मेयर का दावा, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और यंग साझेदारी में हिस्सा पर लेखा प्राप्त करने का अधिकार। ये सभी जो हैं एक्शनेबल क्लेम्स हैं। राइट, एक अनियोज्य दावा का अंतरण, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। एक अनियोज्य दावा का अंतरण अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित से किया जा सकता है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न में से कौन सी धाराओं से स्पष्ट है कि विधि हित के निहित होने के पक्ष में तथा हित के निर्निहित होने के विरोध में है। कौन सी धारा ऐसा कहती है, तो 26 एंड 29, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। धारा 26 यथाशक्य समीप के सिद्धांत पर आधारित है, और धारा 26 एंड 29 विधि व्यवसाय के इस सिद्धांत पर आधारित है कि विधि हित के शीघ्र निहित होने के पक्ष में है तथा हित के निर्निहित या संप्रत होने के विरोध में है। ठीक है, जो धारा 26 है वो पूर्वभाव्य शर्त को पूरा करती है, उसके विषय में उल्लेख है उसमें, और धारा 29 में उत्तर भाव्य शर्त का उल्लेख है। ठीक है, फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर इज डिफाइंड इन, किसमें है, कपटपूर्ण अंतरण परिभाषित, तो ये है धारा 53। ठीक है, फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर सेक्शन 53 ऑफ TP एक्ट में TP एक्ट से संबंधित है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धारा 19 में निहित हित है, 21 एवं 35 क्रमशः समाश्रित हित एवं निर्वाचन से संबंधित है। यानी कि 19 में निहित हित, 21 में समाश्रित हित और 35 में निर्वाचन। आगे बढ़ते हैं। कौन हित अंतरणीय नहीं है, कौन सा हित इनमें से अंतरणीय नहीं है, तो उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित जो हित होते हैं वो ट्रांसफेरेबल नहीं होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। 81 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अजात व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है, कौन आवश्यक है, 82 में ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा।
जीवित व्यक्तियों के पक्ष में पूर्ण जीवनकालीन हित का सृजन, अंतिम जीवनकालीन हित समाप्त होने के पहले अजात व्यक्ति का जन्म लेना और अजात व्यक्ति को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जाना। ठीक है, ये सब ही होता है। धारा 13 ऐसा बोलती है। ये सब आप लोग पॉज करके ये सब जो एक्सप्लेनेशन गिवन होती है यहाँ पे सबको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कै अपना मकान ख को इस शर्त के साथ विक्रय करता है कि ख उस मकान को ग के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता। तो वैलिड है लेकिन कंडीशन वर्ड है। मकान बेच रहा है वो तो वैलिड है, लेकिन जो कंडीशन उसने लगाई है कि सी के सिवा किसी और को नहीं बेच सकता, ये जो है वॉइड है ये शर्त। राइट, ओके। और ऐसा कौन सी धारा कहती है? तो धारा 10 के अनुसार है ये सब। वैसे ऐसा कौन कौन है मेरी तरह जिसको टीपैक्ट और सीपीसी ये सब हार्ड लगता है? अभी पढ़ा भी नहीं है और ये पता नहीं कहाँ से हार्ड हार्ड क्वेश्चन सामने आ जाते हैं। ख को 50,000 रुपये, कै को 50,000 रुपये दान देता है। ख की सहमति से 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये जब जी चाहे वापस प्राप्त करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखता है। तो क्या हुआ? तो 40,000 रुपये तक तो दान विधिमान है, लेकिन 10,000 रुपये वापस पाने के लिए शून्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। एक सर्वस्व आदाता दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वाधीन है। सर्वस्व आदाता का दायित्व क्या होगा? 85 में क्या बोलेगा? उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है। ठीक है, सर्वस्व आदाता का दायित्व उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। धारा 128 को आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद दो अधिकारों में से चुनना जहां यह स्पष्ट आशय हो कि दोनों को उपयोग आश्रित नहीं था, क्या कहलाता है? दो अधिकारों में से चुनना है तो चुनने की बात तो इलेक्शन में आती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 86 का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। ठीक है, इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन के बारे में अभी हम पढ़ चुके थे। कौन सी धारा में आया था? धारा 35 में आया था। अभी देखते हैं सही से याद है कि नहीं। ठीक है, यस, धारा 35 में ही आया है। ओके, तो धारा 35 में एक निर्वाचन का सिद्धांत प्रस्तुत करती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय संविदा, आपको आई थिंक इंग्लिश भी पढ़नी होगी तो मैं इंग्लिश भी दिखाती हूँ। ठीक है, यस, अब इंग्लिश एंड हिंदी दोनों विजुअल है। तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा के अभाव में अचल संपत्ति का विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए किया गया पट्टा निम्नलिखित अवधि के लिए समझा जाएगा। तो पट्टा जो होता है वो फ्रॉम ईयर टू ईयर होता है, यानी कि वर्षानुवर्ष के लिए होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। धारा 106 के अनुसार वर्षानुवर्ष होता है पट्टा। ठीक है, कौन संप्रहण द्वारा पट्टा के पर्यावसन का अधिकार है? तो अविभक्त शर्त का भंग होना पट्टे के पर्यावसन का आधार है। ऑन ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 बोलता है, यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। तो मैचिंग आप डायरेक्टली देख ही लीजिए, क्या इसका वो देखना। ठीक है, अवधारण धारा 116 में गिवन है जो कि पट्टे से संबंधित है। सर्वस्व आदाता धारा 128 में गिवन है जो कि दान से संबंधित है। मोचन धारा 60 में है, बंधक से रिलेटेड है। और क्रेता धारा 55 में क्रय विक्रय। ठीक है, क्रेता विक्रय से। आगे बढ़ते हैं। कथन यह बोल रहा है कि दान की विधिक अनुसांगतियों में दान का आत्यंतिक उपभोग शामिल है। कथन ऐसा बोल रहा है, आदाता को दान के उपभोग करने से किसी शर्त द्वारा निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। इनमें से कौन सा सही है बताइए? यहाँ पे दोनों सही हैं और आर ए के सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, दोनों सही हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। सही हैं दोनों और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ये क्वेश्चन रियली हार्ड है। बंधक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बंधक के बारे में जो कथन सत्य नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। बंधक में स्वामित्व का अंतरण होता है? नहीं होता है। देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन मॉर्टगेज? तो नहीं, इट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। बंधक के जो आवश्यक तत्व हैं उनको भी यहाँ पर देख लीजिए। अचल संपत्ति में हित का अंतरण है, स्वामित्व का अंतरण नहीं है। बंधक अचल संपत्ति होनी चाहिए तथा वह निश्चित होनी चाहिए और प्रतिफल का होना चाहिए। बंधक 6 प्रकार के होते हैं और
बंधक संपत्ति में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामान्यतः अपराध का आवश्यकता तो नहीं है। आईपीसी स्टार्ट हो चुकी है, थैंक गॉड। आईपीसी तो कर लेते हैं हम लोग, सीआरपीसी कर लेते हैं, एविडेंस कर लेते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना टीपी एक्ट, सीपीसी, ये तो जान ही निकाल देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, तो यहाँ पे मोटिव नहीं होगा। ठीक है, आपराधिक कृत्य है, दुराशय यानी मैंस्ट्रिया है, और ह्यूमन बीइंग तो होना ही चाहिए, और एक उसको इंजरी भी होनी चाहिए इसमें। ठीक है, 4th नंबर पे इंजरी भी आ गई, तो मोटिव यानी कि हेतु अपराध का आवश्यक तत्व तो नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। 92 में, 93 नीचे ही है क्या? हाँ, 93 में चलते हैं। कौन सा वाद आपराधिक प्रयत्न से संबंधित नहीं है? क्रिमिनल अटेम्प्ट से संबंधित वाद कौन सा नहीं है? अभयानंद बनाम बिहार राज्य, ये बात भी याद करना। कौन सा नहीं? डायरेक्ट इस तरह से याद रखिए, राजस्थान बनाम ओम प्रकाश नहीं है। यार निगेटिव तो क्वेश्चन पूछना है। धारा 511 में आपराधिक प्रयत्न के, हाँ, आपराधिक जो क्रिमिनल अटेम्प्ट है वो किसमें गिवन है? तो धारा 511 में गिवन है। और आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान है इस 511 में। और इससे रिलेटेड कौन कौन से केस हैं? तो ये सारे केस इससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर बनाम डडले में क्या है? तो आर बनाम डडले में है नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसिटी से संबंधित वाद है ये। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, आर बनाम डडले। बाकी को भी देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। चित्त विकृति, तो ये है 84 में मैकनॉटन, मतलब चित्त विकृति जो होती है कहाँ पे, किस धारा में डिफाइन है? वो 84 में है, और इसके रिलेटेड बात है मैकनॉटन। मत्तता यानी कि इंटॉक्सिकिटी, और वो भी जबरदस्ती वाली, यानी कि अस्वैच्छिक मत्तता। तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड में है ये। और 86 में जो स्वैच्छिक मत्तता होती है, अपनी इच्छा से जो इंटॉक्सिकेशन होता है, तो वो वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य में है। ठीक है, और तथ्य की भूल कहाँ पे है? धारा 76 में रेक्स बनाम लीवेट्स इसका एक लीडिंग केस है। तथ्य की भूल, धारा 76 रेक्स बनाम लीवेट्स, याद रखना क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्स में क्या पता है इस एक्सप्लेनेशन से ही पूछ लिया जाए। अब फिर से यहाँ पे आपको यही बताना है कि कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है। सेराज बनाम रुडजन किससे रिलेटेड है? दुरासे से है। वारेंद्र कुमार, ये वारेंद्र कुमार मतदात से है क्या? बताइए। वारेंद्र कुमार, अच्छा ये क्वेश्चन ना थोड़ा बड़ा है, पहले इनको देख लीजिए, सभी केसेस को देख लीजिए और किससे रिलेटेड है वो देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर। देखिए इसका, देखिए 2, 3 और 4 इनमें से सही थे, बाकी एक यहाँ पे गलत था। सेराज बनाम डी रुडजन का बात जो है वो दुराशय से संबंधित है। और वीरेंद्र कुमार घोष, ये कॉमन इंटेंशन यानी कि धारा 34 से रिलेटेड है। अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, अभी अभी पढ़ा था हमने, क्रिमिनल अटेम्प्ट यानी कि 511 से रिलेटेड है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 309 यानी कि आत्महत्या से रिलेटेड है। और मत्तता यानी कि धारा 85 डीपीपी बनाम बियर्ड के बाद से संबंधित है। सबको, सब लीडिंग केस हैं, सबको याद रखना है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। बिल्कुल ठीक है। कौन सी धारा कहती है ये भी बताइए। और तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है, और विधि की भूल बचाव नहीं है। तो यहाँ पे तथ्य की भूल तो एक अच्छा बचाव है, लेकिन विधि की भूल बचाव नहीं है। ये तो सही है बिल्कुल। एक मैगजिम है इससे रिलेटेड, कौन सी है? इग्नोरेशिया फैसेट। एक तो ये लैंग्वेज पता नहीं कौन सी होती है, इग्नोरेशिया लैटिन लैंग्वेज होती है एक्चुअली। तो इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सर्ट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सर्ट। ठीक है, ये जो तथ्य की भूल और एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है, तो इसकी एक मैगजिम है। ये मैगजिम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो याद रखना। तो ये दोनों सही है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो मैंने ये पूछा था आपसे कि चित्त विकृति कौन से सेक्शन में है, तो 84 में है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 2003 का लॉ का पेपर हम यहाँ पे कर रहे हैं। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब होता है जब निम्न अपराध की आशंका हो। किसकी आशंका हो? चोरी, रजिस्ट्री, हाउस ट्रेसपास या फिर डकैती। तो इसमें डी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, कब एक इसकी जो है एक्सप्लेनेशन ही हम पूरी देख लेते हैं।
आईपीसी की धारा 103 में प्रावधान किया गया है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होता है। तो ये होता है तब जब लूट हो, रात्रि गृह भेदन हो, अग्नि द्वारा रिष्टि हो और चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार जिनसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग ना किया गया तो परिणाम मृत्यु या फिर ग्रीवियस हर्ट होगा। ठीक है। और धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया ही गया है। डकैती जो है लूट का उग्र रूप है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब धारा 34 क्या बोलती है? धारा 34 तो कॉमन इंटेंशन है। ठीक है। कॉमन इंटेंशन कहाँ पे है? कॉमन इंटेंशन ऑप्शन बी नहीं डी। अबे यार क्या बोला था? तो नहीं है, मैं वही तो कह रही थी। यहाँ तो कॉमन ऑब्जेक्ट गिवन है डी में। तो कॉमन ऑब्जेक्ट थोड़ा ना, कॉमन इंटेंशन है वो। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा नहीं है, आवश्यकता तो नहीं है, तो यही नहीं है। कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होता, कॉमन इंटेंशन होता है उसका। बाकी तीनों सही है। ठीक है। इससे रिलेटेड एक बात है, आर बनाम क्रूज, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जॉइंट लाइबिलिटी, मतलब इसे सेक्शन 34 जो है इसको हम जॉइंट लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं या फिर कॉमन इंटेंशन। और यहाँ पे क्या क्या तत्व आवश्यक होते हैं? एक आपराधिक कृत्य होना चाहिए, आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, और आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों को के समान आशय, आ गया ना, कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में किया गया हो। आगे बढ़ते हैं। आगे भी गिवन है यह कि व्यक्तियों के बीच सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत हो और अपराध में सभी अभियुक्त किसी न किसी प्रकार सम्मिलित हों, और अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति, परंतु जरूरी है लेकिन सभी मामलों में जरूरी नहीं है। ठीक है। और सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया करते धारा 149 से संबंधित है। धारा 34, 35 और 149 संयुक्त से संबंधित हैं। जॉइंट लाइबिलिटी वाले कौन कौन से सेक्शन हैं? तो याद रखिएगा 34 हैं, 35 हैं और 149 हैं। 34, 35, 149। आगे कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी कौन से सेक्शन में दे रखी है? धारा 30 में दे रखी है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो कौन सी इसमें से वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ए पोस्टल रिसिप्ट फॉर एन इंश्योर्ड पार्सल, किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद जो है ये मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। बाकी तीनों है, रेंट नोट है, प्रोमिसरी नोट है और डीड ऑफ डाइवोर्स भी है। क्या भारत को खैमा जो पाकिस्तान में एक विदेशी है, पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है, खे हत्या कर देता है, तो इस मामले में क्या होगा? 100 का राइट आंसर। इस मामले में कै हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। ठीक है। और अबेटर को परिभाषित कहाँ किया गया है? तो 108 ए में यहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है। अबेटमेंट 107 में, 108 में अबेटर। आगे बढ़ते हैं। जय एक पुजारी एक लड़के को प्रेतात्मा भूत से छुड़ाने के लिए पीटता है, लड़के की मृत्यु हो जाती है, किस अपराध का दोषी है? लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि 299 के लिए वो दोषी है। प्रस्तुत समस्या के तथा जमालुद्दीन वाद के हैं। ठीक है। जमालुद्दीन वाद भी याद रखना, कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड बात है जमालुद्दीन वाद। तो बलात्संग के पीड़ित का परिचय प्रकटन किस धारा में दंडनीय है? 228 ए। किस कहाँ है? ऑप्शन डी में है 228 ए। कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी रेप विक्टिम की। ठीक है। 228 ए ऐसा बोलता है। आगे बढ़ते हैं। 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। 5 या अधिक है तो क्या होगा? वो राइट होगा। ठीक है। यानी कि बलबा होगा। और बलबा को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो 146 में। और अनलॉफुल असेंबली कहाँ पे है? तो अनलॉफुल असेंबली है 141 में, और एफरे है 159 में, और असॉल्ट है 351 में। ठीक है। पूछे जा सकते हैं मैचिंग वगैरह में। ए ने पैसे ऋण लिया जिसका भुगतान वह कर चुका था, परंतु उसकी रसीद उससे खो गई और उस भुगतान की वह दूसरी रसीद बना लेता है। जब वह उस पुनः भुगतान का दावा करता है तो उस रसीद को असाक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। किसका अपराधी, मतलब इस मामले में क्या होगा? 104 का कौन सा आंसर राइट है?
फॉर्जरी का दोषी है या फिर कोई अपराध नहीं किया उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 463 के अंतर्गत कूट रचना के अपराध के लिए निम्न आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है 463 में फॉर्जरी के लिए? कोई मिथ्या दस्तावेज या उसके किसी भाग की रचना, ऐसी रचना का निम्न आशय होना चाहिए जनसाधारण या किसी व्यक्ति को हानि या उपहति कारित करना, किसी दावे या हक का समर्थन करना, किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति छुड़ाना या अलग करना, किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करना, कपट किया जाए या किया जा सके। तो अब इस समस्या में कोई भी ऑफेंस का दोषी नहीं है ए। क्यों? क्योंकि ए द्वारा बी को कोई हानि या उपहति कारित नहीं किया जाता है, अतः इस अपराध का दोषी नहीं है। ठीक है। आगे है ए चोरी करने के आशय से रात्रि में बी के घर में प्रवेश करता है और एक कमरे में से एक संदूक निकालकर आंगन में ले जाता है। जहां वह उसे खोलता है, खोलने के बाद वह संदूक में ऐसी कोई चीज़ नहीं पाता जो ले जाने योग्य हो और संदूक को वहीं छोड़कर चला जाता है। तो क्या होगा इस मामले में, बताइए। उस संदूक को वहीं छोड़कर चला जाता है तो क्या होगा? 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए जो है ए इज लाइबल फॉर हाउस ट्रेसपास एंड अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। अब चोरी तो करने आया ही था ना, नहीं मिला कुछ तो क्या करे, चला गया वापस। तो अटेम्प्ट तो किया ना उसने चोरी का, और ऊपर से रात में घर में आया तो हाउस ट्रेसपास किया। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। धारा कौन सी है हाउस ट्रेसपास की? तो वो है 442। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एक मकान मालिक अपने किराएदार ख को इस उद्देश्य से यंत्रणा देता है कि वह मजबूर होकर उसको मकान का किराया अदा कर दे और इस प्रकार बिना किसी प्रकार की उपहति कारित के देय राशि वसूल लेता है। किस? अब यहाँ पे क्या होगा बताइए, बताइए जल्दी, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अधीन आपराधिक अभित्रास यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन का दोषी है कौन? कै। कौन था कै? मकान मालिक। ठीक है, कै को यंत्रणा दे रहा, अपने टेनेंट को यंत्रणा दे रहा है कि मजबूर होकर वो किराया अदा कर दे, और उसने किराया अदा कर दिया, लेकिन उसको यंत्रणा दी थी उसने। 503 के अधीन क्रिमिनल इंटिमिडेशन यहाँ पे हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन चला गया क्या हाथ से निकल के? नहीं, यही वाला था 106 हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे मैचिंग कीजिए 107 की मैचिंग। डाउरी डेथ, अच्छा ये यहाँ पे बताना है कि इज़ नॉट, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं है। तो डाउरी डेथ जो है वो तो 304B में है, ये गलत हो गया। 1 गलत, रेप भी 375 में, ये गलत। एडल्ट्री 497, रॉबरी 391। बताइए जल्दी से 107 और 108 में बताइए। 100 मतलब कि इनको बताना है आपको से, सॉरी जल्दी क्या बोल देते हैं। आपको ये बताना है कि कौन कौन सा इसमें से गलत है। तो यहाँ पे रॉबरी भी गलत है, 391 में थोड़ी ना है रॉबरी। रॉबरी किस में है? 390 में है। ठीक है, डकैती है 391 में। तो एडल्ट्री ही सिर्फ यहाँ पे ठीक है, 497 एडल्ट्री ही यहाँ पे ठीक है, बाकी सब के सब यहाँ पे गलत हैं। ओके, और कौन कौन से में है तो वो हम सब पहले ही बता चुके हैं, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। 497 में जारकम, 304B में दहेज मृत्यु, 375 में रेप, लूट है 390 में, और 498A में क्रुअल्टी है, और 377 में अननेचुरल ऑफेंसेज हैं, और 391 में डकैती है। ठीक है, लेकिन अब ये जो जारकर्म है यानी कि क्या बोलते हैं इसको, एडल्ट्री बोलते हैं आई थिंक, हाँ एडल्ट्री जो है अब यहाँ पे अपराध नहीं है, ये IPC के अंतर्गत पहले था लेकिन अब नहीं है। और कौन से केस में ऐसा बोला गया था कि एडल्ट्री ऑफ ऑफेंस नहीं है? तो ये जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ऐसा बोला गया था। कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। ए अपनी कार द्वारा इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा था, रास्ते में वह उससे मिला और निवेदन किया कि वह उसे मध्यवर्ती नगर रायबरेली तक अपनी कार से लेता चले। ए ने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया और उसे अपनी कार पर बैठा लिया, परंतु रायबरेली पहुंचने पर बै के बार बार निवेदन करने के बावजूद उसे वहां नहीं उतारा और बै की इच्छा के विरुद्ध उसे लखनऊ तक ले गया। तो यहाँ पे किस अपराध का दोषी है बताइए? यहाँ पे ए बै के सदोष परिरोध कार्य करने का दोषी है, रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किया है उसका। ठीक है,
रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। इज गिल्टी ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग बी। और ये कहाँ पे गिवन है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? तो 340 का, जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, तो वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है। ए द्वारा बी की इच्छा के विरुद्ध उसे रायबरेली में नाव द्वारा लखनऊ ले जाने में ए बी का सदोष परिरोध कारित करता है। और ऐसा इससे रिलेटेड जो लीडिंग केस है वो नानूराम बनाम राज्य है, नानूराम बनाम राज्य। ठीक है। किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला, बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला, व्यपहरण करने के आशय से किया गया हमला, या फिर प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया। तो ये सब तो है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है यहाँ पे। ठीक है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेनिंग ऑफ ए पर्सन, ये यहाँ पे आपको राइट नहीं है। प्राइवेट डिफेंस का, प्राइवेट डिफेंस में मृत्यु कारित करने तक का यहाँ पे आपको राइट नहीं मिलेगा। ठीक है। ये 7 बेसिस हैं कि आप सामने वाले का, आप मतलब कोई भी सामने वाले का प्राइवेट डिफेंस में मर्डर तक कर सकता है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो? कि यहाँ पे डेथ होने की आशंका हो, ग्रीवियस हर्ट की आशंका हो, रेप की आशंका हो, अननेचुरल लस्ट की आशंका हो, किडनैपिंग या अबडक्शन की आशंका हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की आशंका हो। यहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। ठीक है। वहाँ पे क्या गिवन था? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ठीक है। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तेजाब फेंकने या सेवन कराने का कार्य, ये सब, ये 7 बेस दे रखे हैं धारा 100 में कि अगर ये आपको आभास होता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तब आपके पास राइट है प्राइवेट डिफेंस में डेथ करने तक का। राइट। अब यहाँ पे बताइए आपकी कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? इन वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन 86 में है क्या? नहीं। पेप्सू, वासुदेव बनाम पेप्सू, ये ठीक है, ये है 86 में। ठीक है। और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये 306 में नहीं है, 309 में था। और बाईगेमी 497 में नहीं है, बाईगेमी 494 में है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या का दुष्प्रेरणा है, 309 में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड था। सॉरी, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 में था, और यहाँ पे जो दे रखा है 306, तो 306 में तो अबेटमेंट टू कमिट क्या बोलते हैं, सुसाइड है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये भी बड़ा हार्ड सब मैटर, सब्जेक्ट ऑफ मैटर लगता है मुझे। एनीवेज, मुझे तो हार्ड ही लगते हैं बस। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस वगैरह को छोड़ के बस ये कॉन्ट्रैक्ट, टीपी एक्ट एंड सीपीसी तो सबसे हार्ड है। सीपीसी की तो बात ही मत करो। प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर क्या होता है? वचन हो जाती है। ठीक है। ए प्रॉमिस, यहाँ पे राइट आंसर है। 2B के अनुसार जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। ठीक है। प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन हो जाती है। निम्न में से कौन प्रस्तावना की वैध अवैध स्वीकृति है? वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल कौन सा है इसमें से? सी यहाँ पे राइट होगा, जब अवैध स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा विहित रीति से दी गई हो। व्हेन एन एक्सेप्टेंस इज मेड इन ए मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रपोजर। धारा 7 का सबसेक्शन 2 ऐसा बोलता है। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट फ्री कंसेंट इज, बिना स्वतंत्र सम्मति के किया गया तो वॉइडेबल होगा ना, वॉइडेबल है, धारा 19 ऐसा बोलती है। और जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहाँ स्वीकृति सुनी जाती है। ऐसा किस बात में भी निर्धारित किया गया था? 114 है। तो ऐसा किस बात में कहा गया था? भगवान दास बनाम गिरधारी लाल में। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल में बोला गया था कि टेलीफोन द्वारा की गई संविदाओं में संविदा वहाँ पूर्ण हुई मानी जाती है जहाँ प्रतिग्रहण की संसूचना होती है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। बाद विफलता यानी कि व्यर्थता के सिद्धांत से संबंधित है क्या? ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ये रिलेटेड है सत्यव्रत घोष बनाम मुंगनी राम से। नाम भी तो अजीब अजीब है। यानी कि आप बस इतना याद रखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन किस केस से संबंधित है? तो सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम।
उसके बाद कौन सा वाद संविदा भंग के लिए नुकसानी से संबंधित नहीं है? संविदा भंग के लिए नुकसानी से संबंधित कौन सा बात नहीं है? 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या था? राजस्थान राज्य बनाम नॉवेल्टी स्टोर। ठीक है, आज नहीं वहीं पे पढ़ते हैं, ये तो गलत हो गया, सॉरी। अब यहाँ पे देखते हैं, अरे यार वही तो है, पता नहीं क्या पढ़ लेते हैं हम लोग। ये राजस्थान राज्य बनाम नॉवेल्टी स्टोर्स, ये रिलेटेड नहीं है वाद संविदा भंग करने के नुकसानी बात से। ठीक है, बाकी तीनों हैं। ये क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन ही कुछ और पढ़ लेते हैं। सभी विधि विरुद्ध करार शून्य होते हैं, परंतु सभी शून्य करार विधि विरुद्ध नहीं होते हैं। क्या बोला इसने, मेरे तो समझ में नहीं आया। सभी विधि विरुद्ध करार जो हैं वो शून्य होते हैं, ठीक है, परंतु सभी शून्य करार विधि विरुद्ध नहीं होते हैं। अच्छा, और कारण क्या बोल रहा है? करार केवल वे करार जिनका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध हो विधि विरुद्ध करार के रूप में माने जाते हैं। कौन सा सही होगा भैया? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सही तो दोनों है, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, सभी विधि विरुद्ध करार शून्य होते हैं, परंतु सभी शून्य करार विधि विरुद्ध नहीं होते हैं। कौन सा करार शून्य नहीं है? कौन सा करार इनमें से शून्य नहीं है? 118 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ये तो सारे शून्य है। इधर वाले तो यहाँ पे शून्य है 118 में, ये सभी। ए बैगो 200 टन तेल बेचने का करार करता है, क्योंकि इसमें कोई ना प्रतिफल नहीं है यहाँ पे, तो बस करार कर लिया भाई, कोई प्रतिफल भी तो होना चाहिए ना, तभी तो करार शून्य नहीं होगा यहाँ, वरना शून्य होगा। तो और विधिक कार्रवाई अवरोधक करार, तो ये तो शून्य होता ही है। किसी व्यक्ति के विवाह को अवरोध करने वाला करार, ये भी शून्य नहीं होता है। शून्य कौन सा नहीं है? तो ये वाला नहीं है कि ए बै का पर्स ए को पड़ा मिलता है और ए पर्स को बै को लौटा देता है, ए बै को 100 रुपये देने का वचन देता है। ठीक है, ओके। अब इसको आपको मैच करना है। डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। नवीन किसमें है? धारा 62 में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संविदा अधिनियम, सॉरी साक्ष्य कहाँ से आ गया, मैं साक्ष्य तो अभी साक्ष्य के क्वेश्चन तो कल कर चुके हैं हम लोग। अभी यहाँ पे संविदा अधिनियम के क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। नवीन 62 में है। अनुचित समृद्धि 70 में है। संविदा के लिए सक्षम पक्षकार धारा 11 में है। एंड 15 में है कि मृत्यु कायद करने की धमकी देकर संपत्ति से कब्जा हटाना, धारा 15। भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने पर आश्रित समासित संविदा प्रवर्तित किया जा सकता है जब घटना 120 में क्या होगा? जब घटना क्या होगा इसका? जब घटना घटित होती है। ठीक है, हैपेंस। 120 का ए राइट है। आगे बढ़ते हैं। जब संविदा पालन के लिए निश्चित दिनांक के पूर्व प्रतिज्ञाकर्ता संविदा पालन करने से पूर्णतः इनकार कर देता है, तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समय पूर्व संविदा भंग। ठीक है, समय से पहले संविदा के पालन के लिए पूर्णतः इनकार कर दिया जाए तो क्या होगा? वो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समय पूर्व संविदा भंग, धारा 39 ऐसा बोलती है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जहाँ विक्रेता अपने प्रमुख की विद्यमानता और नाम तृतीय पक्षकार को बिना बताए उसके साथ संविदा करता है, तो ऐसे दशा में प्रमुख के विषय में जानकारी हो जाने पर तृतीय पक्षकार वाद ला सकता है। किसके अगेंस्ट वाद ला सकता है? बताइए फटाफट से, किसके अगेंस्ट वाद ला सकता है वो? अभिकर्ता या तो केवल अभिकर्ता या केवल प्रमुख, या दोनों के विरुद्ध ला सकता है। ठीक है, एजेंट के विरुद्ध या फिर प्रिंसिपल के विरुद्ध या फिर दोनों के ही अगेंस्ट में वो फाइल शूट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 123 कह रहा है ए बै का कर्जदार है और वह ए बै को यह अधिकार प्रदान करता है कि बै उसका मकान बेचकर बिक्री कामों से अपना ऋण संधाय कर ले। किसी अभिव्यक्त संविदा के अभाव में यहाँ पे बी और सी दोनों सही हैं। किसी अभिव्यक्त संविदा के अभाव में ए अभिकरण का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता है और अभिकरण ए की मृत्यु पर प्रतिसंहरित नहीं होता है। ठीक है, ये डी यहाँ पे सही होगा।
विक्रय के पश्चात वस्तुओं पर कब्जा बनाए रखने वाले विक्रेता के द्वारा वस्तुओं की गिरवी वॉइड है, बस विक्रय हो चुका है फिर भी उस पर कब्जा है, ऊपर से गिरवी, तो वो तो वॉइड ही होगा ना। ठीक है। बै की गाड़ी ए भाड़े पर लेता है, गाड़ी असुरक्षित है। बै को गाड़ी में विद्यमान 200 त्रुटियों की जानकारी नहीं है, 200 के कारण ए क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बी इज लायबल। ठीक है भाई, उसे बताना चाहिए था ना, बी यहाँ पे दायी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 65 कहती है ऐसा कि व्यक्ति की बाध्यता जिसने शून्य करार के अधीन या उस संविदा के अधीन जो शून्य हो गई हो, फायदा प्राप्त किया हो से संबंधित है। इस धारा के अनुसार जो व्यक्ति कोई करार संविदा के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है, उसे वह लाभ उस व्यक्ति को जिसने उसने प्राप्त किया है वापस करने या उसके लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य होगा, परंतु करार करते समय पक्षकारों को करार के शून्य होने का पता होने की दिशा में धारा 65 लागू नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अवयस्क की संविदा शून्य होती है और अवयस्क के हित में किया गया बंधक उसके द्वारा परिवर्तनीय है, 129 बोल रहा है। तो यहाँ पे बी राइट है, दोनों सही दोनों हैं, लेकिन इसका जो स्पष्टीकरण है वो सही नहीं है। ठीक है, सही दोनों है और इससे रिलेटेड एक लीडिंग केस है मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष वाला, वो भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा यूएन चार्टर के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णित प्रयोजनों में से नहीं है? तो यूएन चार्टर में जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है, वो पर्पज एंड प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, और पर्पज एंड प्रिंसिपल में टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ सोशल चार्टर, ये तो ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, ये भी सही है, लेकिन ये यहाँ पे सही नहीं है, डी वाला। टू इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड द रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये यूएन चार्टर का आर्टिकल 1 है, पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिए। इसके 4 सबसेक्शन भी है, आर्टिकल 1, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4। तो यहीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है किस किस में कितने जजेज होते हैं, नंबर ऑफ जजेज यहाँ पे आपको मैच करने। जो आर्बिट्रेटर का स्थायी न्यायालय होता है उसमें कितने होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी में कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सागर विधि में कितने हैं, संयुक्त राष्ट्र युगोस्लाविया युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में कितने हैं। तो ये अच्छा मैच नहीं करना था, ये बोलना था कि सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, ये बताना था। तो डी वाला यहाँ पे सही नहीं है, 1, 2 और 4 में सिर्फ 3 सही है, बाकी ये सब सही नहीं है, 1, 2 और 4। 7 में कौन सही पूछा है गलत पूछा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही हैं लेकिन 1, 2 और 4 सही नहीं है। ठीक है, 4 क्वेश्चन भी क्या क्या बोल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सागर विधि न्यायाधिकरण न्यायालय तथा समुद्र तल विवाद चैम्बर समुद्र विधि अवधि में 1982 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 1996 में की गई। इस न्यायाधिकरण में 21 सदस्य होते हैं। ठीक है, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं, इसको देखते हैं बाद में, पहले आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, इधर भी दे रखा है, वही तो मैं कह रही थी कि यार इसमें कुछ पता चल रहा नहीं है। अच्छा, आईसीसी में कितने मेंबर हैं, तो इस समय 18 न्यायाधीश हैं। ठीक है, और सभी न्यायाधीश आईसीसी समझ रहे हैं ना, वो वाला आईसीसी नहीं, क्रिकेट वाला, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। और जिसका जो हेडक्वार्टर ना वो भी वही है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, यानी कि द हेग में ही है। ठीक है, तो उसमें भी आपने देखा होगा 15 जजेज होते हैं, जिनमें से एक चीफ होता है, एक वाइस चीफ होता है और 13 अदर मेंबर होते हैं, और उनका भी कार्यकाल 9 साल का ही होता है। भारत से कौन है एट प्रेजेंट, तो दलवीर भंडारी है। अब हम पढ़ते हैं आगे। जो 18 मेंबर हैं इसमें आईसीसी में, एंड सभी न्यायाधीश 9 वर्ष तक पद धारण करेंगे, और पदमुक्त न्यायाधीश री इलेक्शन नहीं, मतलब री इलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र युगोस्लाविया युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में कितने हैं, तो 16 हैं यहाँ पे। और मध्यस्थ के स्थायी न्यायालय में कितने होते हैं, 4। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आईसीसी जो है ये किस तारीख
का संविधान किस तारीख से लागू हुआ? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब फोर्स में आया? तो ये यहाँ पे गलत है सारा, 1 जुलाई 2002 इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसकी स्थापना भी द हेग नीदरलैंड में की गई है। और बाकी सब चीज़ें बताई दी आपको। उसमें होगा क्या क्या? युद्ध अपराध, जनसंहार और मानव अधिकार हनन और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के सैन्य संघर्ष के मामले यहाँ पे सुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद को किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 42 में यूएन के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट मतलब सिक्योरिटी काउंसिल को पावर है कि किसी भी स्टेट के विरुद्ध फोर्स यूज कर सकती है। ऐसा बोलता है यूएन चार्टर का आर्टिकल 42। और हु कैन रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी लीगल क्वेश्चन? तो ये किसी विधिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शकारी विचार देने का अनुरोध कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, आई थिंक, है ना, कोई भी मेंबर कंट्री। तो 134 का राइट आंसर क्या है? देखते हैं एक बार। सी है। सी में क्या बोल रहा है? यूएनजीए। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शकारी विचार देने के लिए तो यूएनजे ही कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाहकारी क्षेत्राधिकार है ना हमारे प्रेसिडेंट के पास, 143 में सलाह मांग सकते हैं। लेकिन सलाह मानने के लिए या फिर वो भी सलाह देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है, ठीक है। मानो ना मानो आपकी मर्जी। तो ऐसे ही ये जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 96 है, ये कहता है कि जो यूएनजीए है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे से कोई सी भी मैटर पे कोई भी सलाह मांग सकती है। और हाँ, यहाँ भी वही सेम थिंग है कि कानून प्रश्नों पर सलाहकारी मत के लिए न्यायालय से प्रार्थना कर सकती है। सलाहकारी मत ना तो सच्चे अर्थों में निर्णय होता है और ना ही उसका बंधनकारी। यहाँ भी बंधनकारी नहीं है ये, ठीक है। वो दे या ना दे उसकी मर्जी। जैसे यहाँ पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो दे या ना दे उसकी मर्जी। और अगर दे भी देगा तो राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो उसको माने या ना मानने, बाध्य नहीं है उस पर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित अंगों में से कौन सा अंग विधायी कृत्य करता है? विधायी कृत्य तो जनरल असेंबली करती है, यूएनजी है, ठीक है। हर साल इसके मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग जो होती है हर साल होती है। वैसे स्पेशल मैटर्स जब हो जाते हैं अगर, तो वहाँ पे स्पेशल भी होती है, लेकिन साल में एक बार तो होती है ही। अनुच्छेद 7 में इसका जो कंपोजिशन है वो गिवन है, जैसे कि इसमें 6 इसके प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से हैं? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद है, इकोसॉक जिसको हम इन शॉर्ट बोल देते हैं, ट्रस्टीशिप है, आईसीजे है और सेक्रेटरीट है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विधायी कार्य सभी यूएनजे ही करती है और कार्यकारी शक्तियाँ जो है सुरक्षा परिषद को दी गई हैं। कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सुरक्षा परिषद के पास, लेकिन कार्य संपादित कौन करेगा? तो महासभा करेगी, ठीक है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र में नया सदस्य प्रवेश पाता है। प्रवेश जब ही पाएगा कोई भी जब सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति नहीं संयुक्त राष्ट्र में नया सदस्य प्रवेश पाता है कैसे? स्थायी सदस्यों के सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति पर महासभा के द्वारा, ठीक है। इसको ना कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को। यूएन चार्टर के आर्टिकल 4 में ऐसा दिया हुआ है कि किसी भी राज्य को सुरक्षा परिषद, किसमें मांग रहा था ये? संयुक्त राष्ट्र में ही तो नया मेंबर प्रवेश कर रहा है, तो ये तो आई थिंक इसका सी होना चाहिए था। फिर भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी भी राज्य को सुरक्षा परिषद की संस्तुति तथा महासभा के 2/3 मत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जा सकता है। चूंकि राज्यों को सदस्य बनाना एक महत्वपूर्ण विषय है, इसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है तथा इन मतों में 5 स्थायी सदस्यों के सकारात्मक मत भी शामिल होते हैं। यार ये तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए था ना, परमानेंट मेंबर बनने के लिए। मुझे ये थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। जैसे अब इंडिया हमारा नॉन परमानेंट मेंबर है, ये तो आपको पता होगा, तो वहाँ तो वोटिंग होती है, बस हो जाता है। लेकिन 2/3 मेजोरिटी तो उसके लिए चाहिए होगी ना। एनीवे, इस क्वेश्चन को भी होल्ड पे रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पे होगी।
सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस की अपॉइंटमेंट। और एट प्रेजेंट कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। कहाँ से हैं, यानी कि कौन सी कंट्री से हैं? तो ये हैं पुर्तगाल से। सबसे पहले कौन थे? ट्रगबेली थे। दो बार कौन रहा है? बान की मून रहे हैं 2 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिटिल असेंबली सृजित की गई है, तो असेंबली सृजित करी गई है छोटी, कौन करेगा? यूएनजीए यानी कि जनरल असेंबली ने करी है लिटिल असेंबली सृजित। आर्टिकल 22 के अंतर्गत महासभा ऐसे सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है जिन्हें वह अपने कार्य को करने के लिए आवश्यक समझे। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ही महासभा द्वारा लिटिल असेंबली की स्थापना की गई है। अब तक महासभा ने निम्न सहायक अंगों की भी स्थापना करी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग 1947 में करी है, संयुक्त राष्ट्र परीक्षण एवं अनुसंधान संस्थान 1963 में की है, बाह्य अंतरिक्ष के लिए शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समिति 1959 में की है, आईडीए 1966 में और अंकटाड 1964 में। ठीक है, इनको भी यूएनजीए ने बनाया है। सार्क का सदस्य नहीं है, सिंगापुर नहीं होगा सार्क का सदस्य। ठीक है, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ये तो सब हैं। यहाँ पे नीचे गिवन भी है 8 सदस्य हैं सार्क में। कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2005 में बना है। ठीक है, 2007 में, सॉरी, घोषणा 5 में ही हो गई थी, लेकिन 2007 में बना है ये। तो सिंगापुर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कल इतने टाइम में बन गए थे 75 क्वेश्चन, इस बार लेट हो गए थोड़ा। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के स्थान पर ट्रावका की स्थापना का प्रस्ताव किया था? भाई साहब कौन सा था ये? यूएसएसआर था। ट्रावका क्या होता है? ट्रावका क्या चीज़ है ये? ट्रोइका। यूएसएसआर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के स्थान पर ट्रोइका की स्थापना का प्रस्ताव किया था। और एक महासचिव, ये ट्रोइका क्या होता है? क्या ट्रोइका मांग क्या है? एक महासचिव के स्थान पर संस्था में 3 महासचिव, एक साम्यवादी राज्यों से, एक पश्चिमी देशों से तथा एक तटस्थ देशों से होना चाहिए। ठीक है, ये है ट्रोइका मांग। किसने करी थी? ध्यान रखिएगा इसको, किसने करी थी? तो यूएसएसआर ने की थी, जिसके पास है क्या? वीटो पावर। 141 पे आते हैं। निम्न में से किसके अंतर्गत इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को युद्धबंदी की हैसियत प्रदान की गई है? यार ये क्वेश्चन 2003 का है ना क्वेश्चन पेपर, तो ये इसलिए सद्दाम हुसैन वाले ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनीवेज इसको आप जेनेवा कन्वेंशन याद रखिएगा सद्दाम हुसैन के रिलेटेड। ये भी एक क्वेश्चन है, करंट अफेयर का ही है ये, तो एक बार बस देख लीजिए क्या है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उसके विश्व व्यापार केंद्र पर 11 सितंबर 2001 को आतंकी आक्रमण के कुछ ही सप्ताह की अवधि में जिस आतंकी रोधी कानून का निर्माण किया गया था उसका नाम क्या था? तो उधर देख लेते हैं 142 का राइट आंसर क्या है। उसका नाम क्या था? यूएस पैट्रियट कानून। ठीक है, यूएस पैट्रियट कानून। और उसी कानून के अंतर्गत उसने ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मार गिराया था। किस देश ने दिसंबर 2023 में यह घोषणा की थी कि वह व्यापक विनाश के अपने सभी अस्त्र WMD नष्ट कर देगा और इन्हें विकसित करने के सभी कार्यक्रम त्याग देगा? कौन है ऐसा? लीबिया है। ठीक है, लीबिया। भारत ने तो ना तो NPT पे साइन किया है और ना ही CTBT पे किया है। क्यों करे भी? क्यों? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी सब कंट्रीज के पास है, अब भारत ने बना लिया तो दिक्कत है। नोबेल पुरस्कार के 102 वर्षों के इतिहास में पुरस्कार पाने वाली प्रथम मुस्लिम महिला का नाम क्या है? भाई ये तो अच्छा उस टाइम पे इनको मिला होगा शिरीन एवादी, नाम याद रखना। नोबेल पुरस्कार के जो प्रदान किया गया था, इस बार के नोबेल अवार्ड पूरे 6 के 6 सेक्टर में याद रखना, सभी पूछा जा सकता है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आगे भी पूछा जा सकता है 2023 में भी। ठीक है, इसको नहीं याद करते हैं हम। सद्दाम हुसैन के सत्ता से हटाए जाने के बाद इराक में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का सिविलियन प्रशासक नियुक्त किया गया है? यार ये उस टाइम के क्वेश्चन है, इनको हम नहीं देखते हैं। दैनिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है, जांच कौन करेगा? या तो मजिस्ट्रेट करेगा या कोर्ट करेगा। ठीक है, इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी नहीं, अरे यार इंक्वायरी ही बोलते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जाता है, और जो इंक्वायरी यानी कि जो 2G में डिफाइन किया गया इसको, ये किसी भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में क्या है? 260 में समरी ट्रायल है। कौन कर सकता है? तो समरी ट्रायल जो कर सकता है वो CJM कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकता है, या फिर फर्स्ट क्लास अगर उसको हाई कोर्ट ने बोला हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर D हो जाएगा, सभी कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है समरी ट्रायल? 260 से 265 तक दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 148 पे। 148 में यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है।
एंटीसिपेटरी बेल किस में है और अपील का संक्षिप्ति खारिज किस में है, ये सब आपको मैच कराना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें ये पूछा है, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर देख लेते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया। और देखिए 438 में है एंटीसिपेटरी बेल, 384 में है अपील का संक्षिप्त खारिज किया जाना, 378 में है दोष मुक्ति की दिशा में अपील, 395 में उच्च न्यायालय का निर्देश, 376 में है छोटे मामलों में नो अपील, ठीक है, पेटी ऑफेंसेस में नो अपील, 397 में है पुनरीक्षण और 437 में है अजमानतीय अपराध की दिशा में कब जमानत ली जा सकेगी, ठीक है। 149 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा निम्न धारा में संक्षिप्त विचारण, अरे अभी तो देखा था संक्षिप्त विचारण कहाँ होता है, समरी ट्रायल 260 से 265 में होता है। 150 यानी कि क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है, लंबी सांस चल रही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा उपबंध अपील से संबंधित नहीं है। 450 कुछ मुचल को पर दे रकम का उद्धरण करने का निर्देश देने की शक्ति से संबंधित है, जबकि अन्य धाराएं अपील से संबंधित हैं। धारा 449, 446 और 446 के अंतर्गत पारित आदेश से अपील का अधिकार है, जबकि 454, 52 या 53 आदेशों के अधीन विरुद्ध से अपील है। 86 कुर्की की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील का प्रावधान करती है, और धारा 450 जो है ये अपील से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। टोटली क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और अब इसको जल्दी से बंद कर देते हैं यार, क्या मैं बिगिनिंग में जाके क्या एंड करें। और 2003 का पेपर लॉ का पेपर कंप्लीट हो चुका है। 2006 में फिर एग्ज़ाम हुआ था, जिस साल एग्ज़ाम हुआ उसी को तो कराएंगे ना। तो 2003 में एग्ज़ाम हुआ था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2006 वाला हम देखते हैं। और अगर आप कहेंगे कि जीएस का पेपर भी कराइए तो जीएस का पेपर भी बिल्कुल कराएंगे, लेकिन आपको कहना होगा उसके लिए तभी कराएंगे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है अब, ठीक है, अपना भी पढ़ना होता है। तो ओके, सो थैंक यू सो मच।